हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है हमारे 10 मिनट शो की इस सीरीज में, जहां पे मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, प्लानिंग करने के बाद जब हम प्लान कंप्लीट कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिसोर्सेज को लाया जाए, किस तरीके से ह्यूमन एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाए, कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए और रिसोर्सेज और ह्यूमन एफर्ट्स में इंटीग्रेशन स्टैब्लिश की जाए। तो मीनिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने की बात करते हो, रिसोर्सेज को लाने और असेंबल करने की बात करते हो और दोनों में इंटीग्रेशन बिठाने की बात करते हो। इसके अलावा जो प्लान आपने बनाए हैं वो आप ऑर्गेनाइजिंग में इनिशिएट करते हो, उनको इंप्लीमेंट करना, तो इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इसके अलावा लोगों को उनके काम बताना, क्लैरिफाई जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, लोगों को उनके काम के बारे में बताना कि भाई तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है, और इसके साथ साथ कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किसकी कितनी अथॉरिटी, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर को मानेगा, ये सारी चीजें यहां पे क्लैरिफाई की जाती हैं। लास्ट में आते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये सब किया जा रहा है ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये तो हो गई मीनिंग। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस की। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसको याद करने का एक निमोनिक मैंने आपको बताया है आइडिया। आइडिया के आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन, ई से एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सबसे पहले बच्चों आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, एक कंपनी में कितने तरीके के काम है, कितनी एक्टिविटीज हैं और उन काम को कौन कौन करेगा, उनके लिए उस काम को करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों को उनका काम बांटते हैं, सौंपते हैं, डिवाइड करते हैं वर्क को। अब डिवीजन ऑफ वर्क में यह कहा जा रहा है कि एक इंसान को एक समय पे एक काम दो, उससे वो इंसान लंबे समय तक एक ही काम करता रहेगा और उस काम में माहिर हो जाएगा, यानी कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन में कहा जा रहा है कि आप लोग डिपार्टमेंट्स बांट दीजिए और बहुत सारे डिपार्टमेंट बांट दो और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसे करके डिपार्टमेंट बांट दीजिए। डिपार्टमेंट बांटने के बाद जो उसके अंदर लोग हैं उनको आप उनकी ड्यूटीज असाइन कर दीजिए और लास्ट में ये बता दीजिए कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, यानी कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बच्चों आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस पे। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस में बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे काम को डिवाइड करने की बात कही जाती है, तो यहां पे आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जब एक ही काम को बार बार करता रहेगा तो वो उस काम में माहिर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट, ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो जो ओवरऑल मशीनरी है आपकी मैनेजमेंट की, जिससे आपकी कंपनी रन कर रही है, वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सबको अपना काम पता होगा, सब लोग अपने अपना काम करेंगे और बिल्कुल भी केओस नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 4 है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज होते हैं 3 तरीके के, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स बोले तो पैसा, ह्यूमन रिसोर्स बोले तो इंसान और फिजिकल रिसोर्स बोले तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको लोगों को काम बताना पड़ेगा और काम किस तरीके से करना है ये बताना पड़ेगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब है कि अगर आप स्ट्रक्चर सही रखते हैं, जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनानी है तो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब है कि बेटा आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को विकास की ओर ले जाना है। फिर आता है अडॉप्शन टू चेंज, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट आप जानते हो कि हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आपको चेंज को एक्सेप्ट करवाते रहना है, अडॉप्ट करते रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि चेंज को अडॉप्ट करती जाए वो ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा लास्ट में यह कि ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हों, बल्कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों, पर्सनल के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो। ये हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग का। और अब आते हैं बेटा हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स को समझने। तो बेटा देखो, 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है डिविजनल, एक होता है फंक्शनल। डिविजनल को ये वाला मान लेना और फंक्शनल को ये वाला मान लेना, ठीक है। अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहां पे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बेस्ड ऑन फंक्शंस, यानी कि
यहाँ पे फंक्शंस के हिसाब से काम को बांटा जाता है। लेकिन अगर मैं डिविजनल की बात करता हूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से काम को या स्ट्रक्चर को या लोगों को या उनकी ड्यूटीज को बांटा जाता है। जैसे कि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के बहुत सारे प्रोडक्ट है, पतंजलि ग्रुप है, आपका वो है पतंजलि ग्रुप, उसके भी अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिविजन काम करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको फंक्शनल मिलेगी। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, परचेज वाला अपना काम करेगा, सेल्स वाला अपना, मार्केटिंग वाला अपना, एचआर वाला अपना। और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट जो होता है उसके हिसाब से काम होता है। जैसे टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाएंगे, टाटा तनिष्क ज्वेलरी बनाएंगे, टाटा ताज होटल का काम देखेगी, है ना, टाटा नमक बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है कि काम बिगड़ा तो किस डिपार्टमेंट की वजह से बिगड़ा, किस फंक्शन की वजह से बिगड़ा, यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिफिकल्टी टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे मैनेजर्स को, यहां पे फंक्शनल मैनेजर्स को, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड की जाती है, उनको उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया जाता है, उनको हर छोटी बड़ी चीजों के लिए मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां पे डिविजनल मैनेजर अपनी यूनिट का अकेला मालिक होता है, तो मैनेजरियल डेवलपमेंट बहुत ईजी है क्योंकि यहां पे ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। यहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में कॉस्ट कम लगती है क्योंकि फंक्शंस का डुप्लीकेशन नहीं होता है, एक बार परचेज कर लिया तो कर लिया, कोई और उसको परचेज नहीं करेगा। और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां पे बेटा कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि यहां पे फंक्शंस का डुप्लीकेशन होता है। तो बेटा मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर, जबकि सिंगल प्रोडक्ट कंपनी के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर फायदेमंद होता है। आगे बात करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बेटा हम लोग का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे जॉब्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, सबको उनकी अथॉरिटी बताई जाती है कि आपके हाथ में कितनी अथॉरिटी है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है और सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी भी पता होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी मेरे पास है, मैंने आपको काम दिया, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे और क्योंकि काम आपको दिया गया तो आप अकाउंटेबल भी हो जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे क्लियरली मेंशन की जाती हैं। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो ये पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप के ऊपर चलता है और यहां पे लोग आपस में दोस्ती यारी करते हैं काम करते करते, पीपल एसोसिएट विद ईच अदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से काम होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। यहां पे अथॉरिटी डिसाइड होती है मैनेजमेंट में आपकी क्या पोजीशन है, और यहां पे अथॉरिटी डिसाइड होती है आपकी पर्सनल क्वालिटीज से। जैसे कि 4 दोस्त हैं और 4 दोस्तों ने एक दोस्त को लीडर मान लिया, कुछ इस तरीके से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर रूल्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से चलता है, जो कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसीज होंगी, लेकिन यहां पे बिहेवियर का कोई सेट पैटर्न नहीं है। इनफॉर्मल में यहां पे कम्युनिकेशन स्केलर चेन के माध्यम से होगी, आप सबको पता है स्केलर चेन क्या होता है, लेकिन यहां पे कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड इन नेचर होता है, यानी कि फिक्स्ड इन नेचर होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। तो ये डिफरेंस आई होप कि बच्चा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। बेटा ये है आपकी डेलीगेशन। डेलीगेशन में एक सुपीरियर अपनी पावर सबऑर्डिनेट को देता है, इसे हम लोग डेलीगेशन कहते हैं। यहां पे टास्क शेयर करने के लिए पावर्स एक आदमी को दी जाती हैं। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन में आप क्या करते हो, सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखते हो, सेंट्रलाइज्ड में रखते हो। यानी कि मान लीजिए मैं कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं तो मैं अपनी सारी पावर अपने पास रखूंगा, मैं बांटूंगा बिल्कुल भी नहीं। और डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपनी सारी पावर्स को बांटने की बात करते हैं थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही फर्क है, यहां पे एक इंसान को पावर दी जाती है सबऑर्डिनेट को, लेकिन यहां पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांट दिया जाता है। अब इसके डिफरेंस को देखेंगे और आसानी से क्लियर हो जाएगा। डेलीगेशन कंपलसरी है क्योंकि बेटा काम को तो बांटना ही पड़ेगा, मैनेजर एक ना एक आदमी को तो काम बांटेगा ही बांटेगा। डिसेंट्रलाइजेशन आप करते हैं कि नहीं करते हैं, सबको पावर बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डेलीगेशन में सुपीरियर का कंट्रोल ज्यादा होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर का कंट्रोल कम होता है। डेलीगेशन किया जाता है टास्क को शेयर करने के लिए, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से किया जाता है। डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, 2-3 लोग को जो है ये स्कोप में लेता है, लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग स्कोप में आते हैं, यहां पे आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, तो इसका स्कोप क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। जब आप डेलीगेशन करते हो तो आप पावर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो पावर को मैनी से मल्टीप्लाई करते हो, बहुत सारे लोगों से मल्टीप्लाई करते हो। डेलीगेशन किया जाता है ताकि मैनेजर के ऊपर बर्डन कम हो सके, और डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है ताकि सबऑर्डिनेट्स के रोल को बढ़ाया जा सके। दोनों में डिफरेंस है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन के ही कुछ पार्ट्स हैं और यहां पे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड, यानी कि मेरे पास अथॉरिटी है आपको कमांड देने की, तो आई एम इन अथॉरिटी और मैं आपको कमांड दे सकता हूं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, यानी कि मैंने आपको कहा कि भाई बिजनेस स्टडीज का ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ लेना, तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बेटा आपने ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आपकी आंसरेबिलिटी बनेगी, यानी कि आप अकाउंटेबल हो जाएंगे मेरे प्रति। इसके अलावा आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, मैं अपनी अथॉरिटी किसी और को दे सकता हूं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से किसी और को नहीं दे सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा बहुत डेलीगेट कर सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ओरिजिन की बात की जाए तो फॉर्मल पोजीशन से अथॉरिटी निकलती है, जैसे मान लीजिए मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट हूं तो मेरी अथॉरिटी उसी हिसाब से होगी, मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट हूं तो मेरी अथॉरिटी उसी हिसाब से होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो ये डेलीगेटेड अथॉरिटी से निकलती है, यानी कि जैसी डेलीगेटेड अथॉरिटी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको काम दूंगा तो उस हिसाब से आप काम करोगे। और अकाउंटेबिलिटी निकलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है तो आंसरेबिलिटी और जवाबदेही भी आपकी है, ठीक है। तो ये निकलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये निकलता है फॉर्मल पोजीशन से, ये निकलता है अथॉरिटी से, और ये निकलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लास्ट में आता है फ्लो। फ्लो, इसका अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड है, सुपीरियर देता है काम सबॉर्डिनेट को। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड है, सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है अपने सुपीरियर को लेके। और अकाउंटेबिलिटी का भी अपवर्ड है, यहां पे भी सबॉर्डिनेट आंसरेबल है अपने सुपीरियर को। आई होप बच्चा पार्टी की आप लोग को ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, और ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और 10 मिनट शो में, और अगली चैप्टर्स के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के भी 10 मिनट शो और फ्लैश कार्ड्स आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।